हाँ जी। टॉपिक चल रहा था जीवों में जन्म, उसका सेकंड पार्ट आज शुरू करते हैं। पहले तो हमने जो पहले पढ़ा था उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था जीवन अवधि। जीवन अवधि में हमने पढ़ा था कि किसी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु होने तक का जो बीच का समय अंतराल है वो उसकी जीवन अवधि कहलाता है। सभी जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जीवन अवधि कितनी भी हो, लेकिन जीव की मृत्यु होना सुनिश्चित है। लेकिन कुछ एकोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा में वृद्धि के साथ विभाजन होता रहता है, अतः उनकी मृत्यु नहीं होती है, तो वो जीव अमर होते हैं। फिर जीवन अवधि के कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जैसे मनुष्य की 60 वर्ष, हाथी की 75 वर्ष, कुत्ते की 15 वर्ष, पीपल की 2500 से 3000 वर्ष, बरगद की 250 से 300 वर्ष, गुलाब के 5 से 10 वर्ष, चावल के 3 से 4 महीने, ड्रोसोफिला जिसे आप फल मक्खी कहते हो उसमें 30 दिन की होती है जीवन अवधि। उसके बाद में हम टॉपिक आया था कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जीवन अवधि जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि जीव जो साइज में बड़ा दिखाई दे रहा है वो अधिक अवधि तक जीवित रहेगा, जो जीव छोटा दिखाई दे रहा है वो कम अवधि तक जीवित रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे तोता और कौवे की बात करें तो ये दिखने में लगभग समान होते हैं, लेकिन इनके जीवन अवधि के बीच में अंतर देखें तो तोता 140 वर्ष है, कौवा 15 वर्ष है, तो ये कोई आकार पर निर्भर नहीं करती है जीवन अवधि। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जनन। जनन से अभिप्राय था कि जीवों द्वारा अपने समान संततियाँ उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखता है, इसलिए जनन जरूरी है। फिर हमने पढ़ा कि जनन 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या हो रहा था कि ये इसमें एकल जीव भाग ले रहे थे, युग्मक उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, निषेचन नहीं होता है, सरल और तीव्र विधि है, समसूत्री विभाजन होता है, क्लोन बनता है। क्लोन याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्लोन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई जीव है, इसमें अलैंगिक जनन किया, जिसके फलस्वरूप 2 जीव बने, तो ये दोनों जीव आपस में दिखने में आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से भी समान होंगे और अपने जनक के भी समान होते हैं, इसको कहते हैं क्लोन। फिर एक टॉपिक आता है, एक प्रश्न आता है, क्या अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन करना तर्क संगत है? नोट कीजिए, क्या अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहना तर्क संगत है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि अलैंगिक जनन जो निम्न स्तरीय जीव होते हैं उनमें जनन की सामान्य विधि होती है अलैंगिक जनन, तो ये क्लोन कहना तर्क संगत है। फिर हमने पढ़ा अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ, जिसके नाम पढ़े थे विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्तन। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आगे का जो पहला मेथड है वो लेते हैं अलैंगिक जनन की विधियों का। जैसे अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है उसका नाम है विखंडन। इसी का दूसरा नाम है विभाजन। क्या होता है विखंडन और विभाजन? तो देखो, जैसे कोई एक जीव है, एक जनक कोशिका है, ये जनक कोशिका है, ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है, इसी को कहते हैं विखंडन। अब ये कोशिकाएं, इस जनक सेल से ये कोशिकाएं कितनी बनती है इसके आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन, द्वि का मतलब होता है 2, विखंडन मतलब होता है खंड या भाग। मतलब द्विविखंडन का सीधा सीधा अर्थ हो गया, द्वि माने 2, खंडन विखंडन का मतलब होता है खंड या भाग। मतलब इसमें एक जीव होगा, एक जनक कोशिका होगी, उससे 2 संतति कोशिका बनेगी। दोनों संतति कोशिकाएं अपने जनक से पोषण लेती रहेगी और वृद्धि करती रहेगी, ठीक है। बहु का मतलब अनेक, विखंडन का मतलब होता है भाग या खंड। इसमें एक जनक कोशिका से अनेक संतति जीव बनेंगे। अब द्विविखंडन की बात करें तो ये वापस 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से? एक होता है
द्विविखंडन, एक होता है अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, एक होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। एक ध्यान से सुनना इसको। द्विविखंडन, इसमें एक जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। दोनों संतति कोशिकाएं अपने जनक से जुड़ी रहती है, पोषण प्राप्त करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। द्विविखंडन वापस तीन प्रकार का है, सरल द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन और अनुप्रस्थ द्विविखंडन। जैसे सरल द्विविखंडन, सरल द्विविखंडन की बात करें तो ये मोस्टली अमीबा में मिलता है। अमीबा में मिलता है। अमीबा में जो ये द्विविखंडन होता है, जो सरल है, सरल द्विविखंडन, ये हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होगा। अनुकूल परिस्थितियों में होगा। अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अमीबा में विभाजन का तल भी निश्चित नहीं होता है, कहीं से भी वो विभाजित हो सकता है, तल निश्चित नहीं होता है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि सरल द्विविखंडन किस में मिलता है? अमीबा में। कब होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है। विभाजन का जो तल होता है, मतलब वो जीव कहाँ से कटेगा, ये कोई फिक्स नहीं रहता है। ये प्रोसेस होता है अमीबा में। जैसे आप चित्र भी बना सकते हो। जैसे मान लो अमीबा, आप जानते हो अनियमित आकृति का होता है। ये एक अमीबा है, इसमें द्विविखंडन हुआ। द्विविखंडन में कितने अमीबा बनेंगे? दो बनेंगे, ये एक और ये दूसरा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। द्विविखंडन, इसमें द्वि का मतलब होता है दो, विखंडन का मतलब होता है खंड या भाग। पहला है सरल, सरल किस में होता है? अमीबा में होता है। कब होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है। और विभाजन का तल निश्चित नहीं होता, कहीं से भी वो जीव कट सकता है। सेकंड बात करें, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन का मतलब है जैसे कोई एक जनक जीव है, इसमें ये जीव ऐसे कटेगा, अनुदैर्ध्य, लॉन्जिट्यूडनल, सीधा कटेगा। जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य को यहाँ से सीधा कटे अनुदैर्ध्य, तो दो बराबर समान टुकड़ों में टूट जाता है। ये कौन सा है? अनुप्रस्थ द्विविखंडन, सॉरी अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। जबकि अनुप्रस्थ में क्या होगा कि ये एक जीव है, इसमें ये जीव क्षैतिज कटेगा, ऐसे आधा। समझ रहे हो? देखो एक बार द्विविखंडन, जिसमें एक जीव दो संतति जीवों में बढ़ जाता है। द्विविखंडन तीन प्रकार का होता है, सरल द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। सरल द्विविखंडन में क्या होता है? किसमें होता है? अमीबा में होता है। कब होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है। विभाजन का तल निश्चित नहीं होता है, जिसमें एक अमीबा से दो संतति अमीबा बन जाते हैं। अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि इसमें जीव हमेशा खड़ा कटेगा, लॉन्जिट्यूडनल, दो समान बराबर भागों में टूटेगा। और अनुप्रस्थ द्विविखंडन में जीव हमेशा आड़ा यानी क्षैतिज कटेगा। ये याद रखना। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद में आता है बहुविखंडन। बहुविखंडन नाम से ही पता चल रहा है, बहु का मतलब होता है अनेक, विखंडन का मतलब होता है खंड या भाग। खंड या भाग मतलब इसमें एक जीव अनेक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण करता है। इसमें आप जैसे एग्जाम्पल याद रखना है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, बस इतना। एक युग्लिना, युग्लिना में अनुदैर्ध्य द्विविखंडन होता है। युग्लिना, इसमें कौन सा द्विविखंडन होता है? अनुदैर्ध्य। ये याद रखना। अब एक दो बात आपको नोट लगा कर याद करनी है या लिख सकते हो आप। एक, युग्लिना शब्द आया तो मैं बता देता हूँ। युग्लिना को पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। युग्लिना को पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बीच में जो कनेक्टिव लिंक होती है उसको युग्लिना, वो कौन सी है? युग्लिना। जबकि आपने 11th में एक पढ़ा था वायरस। वायरस होता है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। तो दो नोट आपको लिख लेने हैं, याद कर लेने कि युग्लिना को पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहते हैं और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। ये हमारे अलैंगिक जनन की एक विधि खत्म होती है जिसका नाम है द्विविखंडन। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज करूंगा मैं। पहले दूसरी चलते हैं। दूसरी विधि आती है खंडन। नाम से ही पता चल रहा है, खंडन का मतलब होता है इसमें जीव अनेक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। खंडन में बस इतना है, ज़्यादा आपके कोर्स में है नहीं।
दूसरी विधि, खंडन में कोई एक जीव होता है, उसके शरीर से कोई खंड टूटता है और वो खंड टूट कर नए जीव का निर्माण करता है। बस इतना याद रखना खंडन में। तीसरी विधि आती है इम्पोर्टेंट, मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन को आप इंग्लिश में बडिंग करते हो, ये इम्पोर्टेंट, बडिंग। मुकुल, पहले एक शब्द आता है मुकुल। मुकुल का अर्थ होता है अतिवृद्धि, आउट ग्रोथ। मुकुल, मुकुल एक शब्द है, इसका जो अर्थ होता है उसका होता है अतिवृद्धि, आउट ग्रोथ, अतिवृद्धि, आउट ग्रोथ। तो देखो क्या याद रखना है, मुकुलन इंग्लिश में बर्डिंग करते हैं, मुकुल, मुकुल का अर्थ होता है अतिवृद्धि या आउट ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जनक जीव से, जैसे मान लो एक जनक है, जनक जीव है, इसके शरीर से एक छोटी सी अतिवृद्धि बाहर निकलती है ऐसे। ये अतिवृद्धि या आउट ग्रोथ पोषण कहाँ से लेगी, जनक से लेगी, धीरे धीरे पोषण लेगी, आकार में वृद्धि करेगी, इसकी साइज बढ़ती जाएगी और एक निश्चित आकृति प्राप्त करने के पश्चात ये अपने जनक से अलग हो जाएगी। ये जनक हो गया और ये अतिवृद्धि वाला जीव हो गया। मतलब एक जीव से कितने जीव बन गए, 2 जीव बन गए। ये मुकुलन होता है। देखो क्या याद रखना है, मुकुलन इंग्लिश में कहते हैं बर्डिंग। मुकुल का अर्थ होता है अतिवृद्धि, आउट ग्रोथ। इसमें जीव के शरीर से एक अतिवृद्धि निकलती है जो जनक से पोषण प्राप्त करती है, धीरे धीरे आकार में बढ़ती है, एक निश्चित आकृति प्राप्त करने के पश्चात जनक से अलग हो जाती है, नया जीव बना देती है। अब याद रखना, मुकुलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य मुकुलन, आउटर बर्डिंग। एक होता है आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन। ये क्या है, आउटर बर्डिंग, इनर बर्डिंग। इनर बर्डिंग सुनना पहले, आउटर बर्डिंग, बाह्य मुकुलन। बाह्य मुकुलन नाम से ही पता चल रहा है कि बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर। मुकुल का मतलब क्या होता है, अतिवृद्धि। मतलब इसमें एक जीव होगा, उस जीव के बाहर से एक अतिवृद्धि निकलेगी। तो ये वाला कौन सा होगा, बाह्य मुकुलन। समझ रहे हैं पॉइंट को। बाह्य मुकुलन, बाह्य का मतलब होता है बाहर, मुकुल का मतलब होता है अतिवृद्धि। मतलब एक जीव है, उसके शरीर से बाहर एक अतिवृद्धि निकलेगी, इसको कहते हैं बाह्य मुकुलन। बाह्य मुकुलन सेम वही प्रोसेस होगा कि ये एक जीव है, जैसे मान लो ये हाइड्रा है, यीस्ट है, यीस्ट। देखो यीस्ट से एक बात और याद आ गई, जो यीस्ट है, यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, पता होगा आपको। यीस्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज, जाइमेज एंजाइम। इस जाइमेज एंजाइम की खोज बुकनर नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की, बुकनर। ये याद रखना थोड़ा। बाकी क्या होता है आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपके 12th में है ये यीस्ट, ठीक है। डबल रोटी ब्रेड बनाने में इनका उपयोग करते हैं। तो हालांकि आपको याद क्या रखना है कि बाह्य मुकुलन, बाह्य का मतलब होता है बाहर, मुकुलन का मतलब होता है अतिवृद्धि या आउट ग्रोथ। इसमें एक जीव होता है, उसके शरीर से बाहर एक अतिवृद्धि निकलती है, ठीक है। ये अतिवृद्धि धीरे धीरे अपने जनक से पोषण प्राप्त करती है, आकार में बढ़ती जाती है, फिर एक निश्चित आकृति प्राप्त करने के पश्चात अपने जनक से अलग हो जाती है। इसको कहते हैं बाह्य मुकुलन। बाह्य मुकुलन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक तो है यीस्ट और एक है हाइड्रा। हाइड्रा में आपने देखा होगा, आपके एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम बना होगा एक पादप का, ऐसे हाइड्रा का, जिसमें यहाँ से एक अतिवृद्धि निकलती है, धीरे धीरे ये अतिवृद्धि बड़ी होती जाती है, फिर निश्चित आकृति प्राप्त करने के पश्चात ये अलग एक हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। ऐसा चित्रों पर मत जाना, आपको समझना है। फिर आगे की बात करें आंतरिक मुकुलन। आंतरिक का मतलब क्या है, आंतरिक का मतलब क्या है, अंदर। मुकुल का मतलब क्या है, अतिवृद्धि, आउट ग्रोथ। इसमें क्या होगा, पहले तो ये किस में होता है, ये बनता है स्पंज के अंदर। स्पंज आप जानते हो पोरीफेरसन के, पोरीफेरसन के, पोरीफेरा फाइलम, जो आपने लेवल में पढ़ा है। देखो ये इम्पोर्टेंट है स्पंज वाला, क्योंकि इसके अंदर एक जेम्यूल आएगा। क्या आएगा, जेम्यूल, बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
सुनना, इसको हाईलाइट कर लेना। आंतरिक मुकुलन, इसमें जीव के शरीर के अंदर से अतिवृद्धि निकलती है। किस में मिलता है? स्पंज में। स्पंज किस संघ का है? पोरिफेरस संघ का। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक स्पंज है, जैसे ये कोई एक स्पंज है, ठीक है, ये एक स्पंज है। इसमें क्या होगा कि इसके शरीर के अंदर से ऐसी अतिवृद्धि निकलेगी, ऐसी, इसको कहते हैं आंतरिक मुकुलन। और इन संरचनाओं को स्पंज के अंदर कहते हैं जेम्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाए कि जेम्यूल क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि स्पंज में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन संरचना, स्पंज में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की संरचना को जेम्यूल कहते हैं। स्पंज के अंदर पाई जाने वाली अलैंगिक संरचना को जेम्यूल कहते हैं। याद हो जाएगा कि ये मुकुलन में इतना याद रखना है, मोटा मोटा मैंने बता दिया। आगे की बात, चौथी विद्यार्थी पुनरुत्पादन। चौथी विधि पुनरुत्पादन, बहुत इजी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुनरुद्भवन में क्या होगा कि इसमें जीव के प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बनेगा। जैसे आपको याद होगा कि 8वीं क्लास में हमने एक डायग्राम पढ़ा था प्लेनेरिया का, जिसमें वो कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा उसका एक नया जीव बनाता है, एक नया प्लेनेरिया बनाता है, वही पुनरुद्भवन है। लेकिन हम 12th का पढ़ रहे हैं, कुछ थोड़ा अलग पढ़ते हैं, इतना नहीं पढ़ते, मेन बात है वही पढ़ लेते हैं। पुनरुद्भवन में क्या होगा कि इसमें कटे हुए टुकड़े, एक जीव है, इसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया आपने, इसके प्रत्येक ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये प्रत्येक टुकड़ा मिलकर एक नया जीव बनाएगा। इसी को कहते हैं पुनरुत्पादन। लेकिन इतना इजी नहीं है, शर्त है। क्या है? शर्त कंडीशन है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि कहते हैं कि मेरे को किससे तोड़ा गया, ये वाला खंड कहता है कि मेरे को इससे तोड़ा गया, मतलब ये जनक है, ये मेरे पेरेंट्स है। इन पेरेंट्स का मेरे अंदर 1/6 भाग होना चाहिए, 1/6 भाग होना चाहिए, तब तो मैं मिलकर नया जीव बनाऊँ, बाकी तो नहीं बनाऊँ, आज बनाऊँ नकल बनाऊँ, ठीक है। तो पुनरुत्भवन में याद क्या रखना है, इसमें जीव के कटे हुए प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बनता है। लेकिन एक शर्त है कि जिसमें टुकड़े में, इस टुकड़े में या इस टुकड़े में या इस टुकड़े में इसका जनक का, मतलब इसका जो पेरेंट्स है, इस पेरेंट्स का 1/6 भाग होना चाहिए, तब तो मिलकर वो नया जीव बनाएगा, बाकी वो नहीं बनेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल याद करने, जैसे आपको सीधा सीधा छिपकली में पूंछ का बनना, तारा मछली में भुजा का बनना, ये 2 एग्जाम्पल याद रखना। एक प्लेनेरिया वाला याद है ये आपको, ठीक है। 5वीं बात आती है, 5वीं विधि आती है बीजाणु जनन, बाइस्पोर, बीजाणु जनन, इंग्लिश में बाइस्पोर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीजाणु क्या है। बीजाणु क्या है, स्पोर्स क्या है? सूक्ष्म संरचनाएं होती है, एक कोशिक की होती है, एक केंद्रक की होती है। बीजाणु सूक्ष्म संरचना है, एक कोशिक की है, एक केंद्रक की है। अब ये बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चल बीजाणु और एक होता है अचल बीजाणु। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अंतर परीक्षा में आ सकता है। चल बीजाणु, एक होता है अचल बीजाणु। इसका मैं अंतर के रूप में आपको याद कर देता हूँ इसको, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। चल बीजाणु और अचल बीजाणु पहले याद करना है। बीजाणु जनन बाइस्पोर, इंग्लिश में। बीजाणु सूक्ष्म संरचनाएं होती है, एक कोशिक की होती है, एक केंद्रक की होती है, ठीक है। बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु, नाम से ही पता चलना। चल का मतलब ये कैसे होंगे, गतिशील होते हैं, गतिशील। अचल का मतलब ये गतिशील नहीं होता, दिख रहा है, अगतिशील। चल बीजाणु गतिशील होते हैं
अचल बीजाणु अगतिशील होते हैं। अब इनको गति कराने के लिए इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, तो इनके ऊपर पाए जाते हैं कसाव, फ्लेजिला। क्या पाए जाते हैं, कसाव, फ्लेजिला। ये तो अगतिशील है तो इनके ऊपर कसाव नहीं पाए जाते। तीसरा याद करना है आपको, इसका जो एग्जाम्पल है एक, वो याद कर लेना, सेवाल। इसका एक एग्जाम्पल याद करना आपको, कवक। सेवाल में याद करना चाहो तो क्लेमाइडोमोनास, और कवक में है पेनिसिलियम। हो जाएगा याद। क्या याद करना, बीजाणु जनन। बीजाणु क्या होते हैं, सूक्ष्म संरचनाएं होती है, एक कोशिकीय होते हैं, एक आंतरिक होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। चल बीजाणु गतिशील होते हैं, अचल बीजाणु अगतिशील होते हैं। गति कराने के लिए इनके ऊपर कसाव पाई जाती है, इनके ऊपर कसाव नहीं पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है सेवाल, इसका एग्जाम्पल है कवक। सेवाल को आप एल्गी कहते हो, कवक को आप फंजाई कहते हो। सेवाल में भी याद करना चाहो तो क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल, कवक में इसका एग्जाम्पल होगा पेनिसिलियम। ठीक है, लास्ट विधि छठी, बीजाणु जनन के बाद कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। पहले तो मेरा प्रश्न, कायिक प्रवर्धन कहते किसे, या पादप के कायिक भाग नाम सुने हैं? जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल। शब्द लिखता हूँ आपके सामने, देखना, जड़, तना, पत्ती, फूल, इंग्लिश में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। ये पादप के कायिक भाग कहलाते हैं। अगर इनसे नया पादप बन जाए या नया जीव बन जाए, जड़, तना, पत्ती, फूल, ये सब पादप के कायिक अंग हैं। इनसे अगर नया जीव बने तो उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। एक प्रश्न है इंपोर्टेंट, कौन सा, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। किसका आतंक कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों, वाई, प्रश्न। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं, क्यों, इसका कारण है। पहले तो जलकुंभी ये क्या होती है, इसके बारे में देखो, सामान्य परिचय। जलकुंभी का सामान्य नाम है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी का सामान्य नाम क्या है, वाटर हाइसिंथ। वैज्ञानिक नाम क्या है, आइकोर्निया फेलिपस। दिख रहा है, ठीक है, आइकोर्निया फेलिपस। आइकोर्निया फेलिपस लिख लेता हूँ, आइकोर्निया फेलिपस। सामान्य नाम क्या है, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ। आपको तो मैं बोल के नोट्स भी लिखवा लेता हूँ, बाकी ऑफलाइन क्लास में देते ही है, लिखवाते ही है। वाटर हाइसिंथ, इसका उपयोग भी होता है जगह जल प्रदूषण को कम करने, औद्योगिक अपशिष्ट या औद्योगिक फैक्ट्रियों से जो जल निकलता है ना, उसके जल के प्रदूषण को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जलकुंभी को तालाबों के अंदर लगाया जाता है। प्रश्न है कि इस जलकुंभी को बंगाल का आतंक करते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जलकुंभी के अंदर तीव्र कायिक प्रवर्धन होता है। तीव्र माने स्पीड गति से होता है, जिसकी वजह से अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है बहुत ज़्यादा, और तालाब के ऊपर एक परत जमा लेता है। जैसे मान लो ये तालाब है, ये जलकुंभी है, इसमें तीव्र कायिक प्रवर्धन किया है, इसमें तालाब के ऊपर एक परत बना ले जलकुंभी की, ठीक है। अब ऊपर क्या है, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो जल के अंदर जो जीव रहते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, कुछ भी है जीव, तो उन जीवों को प्रकाश की आपूर्ति नहीं होगी, ऑक्सीजन सही नहीं मिल पाएगी, तो वो उन जीवों की मृत्यु होने लग जाएगी। उन जीवों की क्या होने लग जाएगी, मृत्यु। इसी वजह से इस जलकुंभी को कहते हैं बंगाल का आतंक। क्या कहते हैं, जलकुंभी को बंगाल का आतंक, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, ब्लैक पेन जब ब्लैक पेन लूँ, ठीक है, आपकी इच्छा। हाँ, ये आपका अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं ये कंप्लीट होती है, ठीक है। एक बार मैं वापस आपके सामने रिवाइज कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अलैंगिक जनन की पहले तो विधियाँ कौन कौन सी है, पहली है विखंडन, जिसका दूसरा नाम है विभाजन,
इसका दूसरा नाम क्या है? विभाजन। दूसरा है खंडन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है पुनरुद्भवन, पांचवा बीजाणु जनन और छठा है कायिक प्रवर्धन। अब मोटी मोटी बातें याद करनी है। विखंडन या विभाजन। विखंडन का मतलब होता है कि इसमें एक जनक कोशिका होती है या जो दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, अपने जनक से पोषण प्राप्त करती है, संख्या में बढ़ती है और अलग होकर नया जीव बना देती है। अब ये विखंडन वापस दो प्रकार का है, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन नाम से पता चल रहा है, द्वि माने दो, विखंडन का मतलब होता है खंड या भाग। इसमें एक जनक जीव होगा जिससे दो भाग संतति के जीव के बनेंगे, ठीक है। वापस ये तीन प्रकार का होता है, सरल द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन और अनुत्तरीय द्विविखंडन। सरल द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। कब होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है और विभाजन का तल निश्चित नहीं होता है, कहीं से भी वो विभाजित हो जाता है। कौन? अमीबा। एक उसी के जीव है, आपको पता है। फिर अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में जीव कैसे कटेगा? क्षैतिज कटेगा। अनुदैर्ध्य में जीव कैसे कटेगा? सीधा कटेगा, लॉन्जिट्यूडनल। ये कुछ याद रखना। युगलिना अनुदैर्ध्य द्विविखंडन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर मैंने दो नोट बताए थे आपको, युगलिना को पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी करते हैं, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी करते हैं, ये याद रखना। बहुविखंडन में क्या होगा कि इसमें बहु का मतलब होता है अनेक, विखंडन का मतलब होता है खंड या भाग। इसमें एक जीव होगा, उससे अनेक खंड से नया जीव बनेगा। फिर याद रखना खंडन। खंडन में क्या याद रखना है कि इसमें जो जीव होता है उसके जीव के प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बनता है या खंड से एक नया जीव बनता है, इसमें काफ़ी इतना ही याद रखना। मुकुलन, मुकुलन याद रखना है, इसको इंग्लिश में बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग यानी मुकुल का अर्थ होता है अतिवृद्धि या कलिका। इसमें एक जीव होता है, उसके शरीर से एक छोटी अतिवृद्धि निकलती है, ठीक है। वो धीरे धीरे पोषण कहाँ से लेती है? जनक से, आकार में वृद्धि करती है, ये निश्चित आकृति प्राप्त करने के पश्चात जनक से अलग हो जाती है, नया जीव बना लेती है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, बाह्य मुकुलन, आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन में क्या होगा? इसमें जीव होगा, उसके शरीर के बाहर से एक अतिवृद्धि निकलेगी, ठीक है। वो अतिवृद्धि धीरे धीरे अपने जनक से पोषण प्राप्त करती है, आकार में वृद्धि करती है, पर्याप्तता करती है या एक निश्चित आकार प्राप्त करने के पश्चात जनक से अलग हो जाती है और नया जीव बना लेती है। दो एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ईस्ट और एक हाइड्रा, ठीक है। आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन किसमें होता है? स्पंज के अंदर होता है। स्पंज पोरिफेरस अंग के हैं। इसके अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर से अतिवृद्धि निकलती है। स्पंज के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा, उसमें वो जो संरचना बनती है उस संरचना को कहते हैं जेम्यूल। ये थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन में क्या होता है कि इसमें टूटे हुए प्रत्येक जीव के खंड से एक नया जीव बनता है, लेकिन शर्त है कि जो टुकड़ा मेरे माता पिता से मेरे से तोड़ा है उसमें मेरे माता पिता का कितना भाग होना चाहिए? 1/6 भाग होना चाहिए, तब तो मैं जाकर नया जीव बनूँ, बाकी आज बनूँ नकल बनूँ, ठीक है। ये याद रखना। दो एग्जाम्पल, तारा मछली में भुजा का बनना, चिपकली में पूंछ का बनना। एक याद करना चाहो तो प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में। बीजाणु जनन, बीजाणु सूक्ष्म संरचनाएं, एक कोशिकीय है, एक केंद्रकीय है। दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, एक चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। चल बीजाणु गतिशील होते हैं, अचल बीजाणु गतिशील नहीं होते हैं। चल बीजाणु में कसाब पाई जाती है, कसाब का मतलब है फ्लैजिला, तैरने के लिए। इसमें कसाब नहीं पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल है शैवाल और इसका एग्जाम्पल है कवक। फिर पांचवा पॉइंट आता है या छठी विधि आती है, सॉरी, कायिक प्रवर्धन। पादप के कायिक अंग कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती, फूल, ये पादप के कायिक अंग है। अगर इनसे कोई नया पादप बने तो वो कहलाता है कायिक प्रवर्धन। इसका एक एग्जाम्पल याद रखना। एक प्रश्न है, इंपोर्टेंट आता है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक करते हैं, क्यों? तो आपको पहले जलकुंभी के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है कि जलकुंभी, जलकुंभी का सामान्य नाम है वाटर हाइसिंथ, वैज्ञानिक नाम है आइकोनिया फेलिपस। इसका उपयोग होता है औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलते हैं उनसे जो जल प्रदूषण होता है उसको कम करने। अब क्या होता है, इसको बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं? क्योंकि जलकुंभी में तीव्र कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, बहुत स्पीड गति से वो विभाजित होता रहता है, तालाब के ऊपर एक परत बना लेता है जिससे सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन जलीय जीवों तक नहीं पहुंच पाती है। ऑक्सीजन और प्रकाश उनको नहीं मिलेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।